हेलो एवरीवन, मैं हूं मोनिका। टीच इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 6 हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट चैप्टर 10 जिसकी थीम है इमारतें, चित्र तथा किताबें के पार्ट 2 को करेंगे। मेरा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आइए देखते हैं। पार्ट 1 में हमने इमारतों के बारे में जाना था, जिसमें लौह स्तंभ, स्तूप, मंदिर और बनावटी गुफाएं शामिल हैं। अब इस पार्ट में हम चित्र तथा किताबों के बारे में जानेंगे। देखिए, ये जो चित्र हैं ये अजंता के चित्र हैं। अजंता महाराष्ट्र में स्थित गुफाएं हैं। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इन गुफाओं को चित्रों द्वारा सजाया गया। गुफाओं की क्या विशेषता थी, इनके चित्रों की क्या विशेषता है, आइए देखते हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी उतने ही चमकदार हैं। ये रंग बनाए गए थे पौधों तथा खनिजों से, और जिन्होंने इन चित्रों को बनाया उन कलाकारों के नाम अज्ञात हैं, उनके बारे में जानकारी नहीं है। नेक्स्ट हम जानेंगे पुस्तकों की दुनिया। प्राचीन भारतीय इतिहास के युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन रचनाओं में स्त्री पुरुष की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है शिल्पाधिकारम, जिसकी रचना इलांगो नामक कवि ने की थी, जो कि करीब 1800 साल पहले। इसमें कोवलन, उनकी पत्नी कनगी और एक नर्तकी माधवी के बारे में बताया गया है। देखिए, होता है कुछ ऐसे। कोवलन जो है वो माधवी से प्रेम करता है, माधवी के पीछे अपनी सारी संपत्ति, सारे धन को खत्म कर देता है, तो वह अपनी पत्नी कनगी के साथ मदुरई चला जाता है। मदुरई में वह व्यापार करना चाहता है। उसकी पत्नी उसे अपनी पायल देती है और बोलती है, इस पायल से जो भी धन मिलेगा उससे हम एक नया व्यापार शुरू करेंगे। पर जोहरी, जिसके पास वह पायल लेके जाता है, उस सुनार ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। उसने कहा कि जैसी ये पायल है वैसी ही सेम पायल रानी की चोरी हो गई थी, जिस वजह से राजा ने उसे मृत्यु दंड दे दिया। कनगी, जो अपने पति से प्यार करती थी, वह इस अन्याय के कारण दुख से भर गई और उसने मदुरई शहर का विनाश कर डाला। ये इस शिल्पाधिकारम में बताया गया है। और ऐसा कहा जाता है कि सती जो कनगी है उसको दक्षिण भारत में, विशेषकर तमिलनाडु में देवी के रूप में पूजा जाता है। और शिल्पाधिकारम से लिया गया एक वर्णन जो कि नीचे दिया गया है। नेक्स्ट एक और तमिल महाकाव्य है मणिमेखलई, जिसकी रचना 1400 साल पहले सतनार द्वारा की गई थी। ये दोनों ही तमिल महाकाव्य काफी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें बताया है कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी। ऐसा कहा गया कि इनकी जो पांडुलिपियां हैं ये दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली हैं। ये पहले गुम हो गई थी। नेक्स्ट आते हैं कालिदास। कालिदास जो रचनाएं करते हैं वो संस्कृत में लिखते हैं। इनकी एक रचना के बारे में हमने कल पढ़ा था। इनकी एक और रचना है जिसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। देखिए, इनमें पुराण आते हैं। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ बताई गई हैं, और पुराणों में कैसे इनकी पूजा करनी है वो विधियां भी दी गई हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। देखिए, यहाँ मेघदूत का एक श्लोक दिया गया है जो कि कालिदास जी द्वारा रचित है। कालिदास को प्रकृति प्रेमी कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं दो संस्कृत महाकाव्य,
लास्ट हमने तमिल महाकाव्य के बारे में पढ़ा था। अब हम 2 संस्कृत महाकाव्यों के बारे में जानेंगे, जिसमें आते हैं महाभारत और रामायण। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच की कहानी है। पुराणों और महाभारत दोनों की रचना व्यास ऋषि जी ने की है। महाभारत में भगवत गीता भी है। नेक्स्ट आता है रामायण। रामायण के बारे में आप सब जानते ही हैं कि कौशल के राजा श्री राम जी के बारे में इसमें बताया गया है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दिया। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस लाने के लिए राम जी को लड़ाई लड़नी पड़ी। इम्पोर्टेंट है कि संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि जी हैं। नेक्स्ट आते हैं आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। अभी तक हमने जो महाकाव्य हैं उनके बारे में पढ़ा है। अब जो आम लोग हैं, उस समय में प्राचीन इतिहास के समय में जो लोग आम लोग थे, गुप्त साम्राज्य में, मौर्य वंश में, वो आम लोग क्या करते थे, कैसे उन्होंने कविता कहानियों की रचना की है। जातक और पंचतंत्र ये कहानियाँ उन समय की ही है। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जातक की कथा कहाँ दर्शाई जाती है। नेक्स्ट आता है विज्ञान की पुस्तकें। अभी हमने महाकाव्य जाना, अब हम देखेंगे गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टिम नामक पुस्तक लिखी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनकी पुस्तक में इन्होंने लिखा, दिन और रात पृथ्वी के अपनी दूरी पर चक्कर काटने की वजह से होता है, जबकि लगता है रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि ग्रहण के बारे में, और नेक्स्ट आया वृत्त की परिधि मापने की एक विधि, ये इन्होंने बताई है। तो आर्यभट्ट जी ने अपनी पुस्तक में इन 3 चीज़ों के बारे में वर्णन किया है। जो ये 3 विधियां हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या क्या उन्होंने बताया है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है। नेक्स्ट आते हैं कुछ अन्य गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री, जिसमें नाम आया है वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं शून्य। अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक चिन्ह का आविष्कार किया, एक साइन दिया कि ये निशान है, वो है 0 का। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे, और आज भी जो ये साइन दिया है, आज भी यह पूरी दुनिया द्वारा प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं आयुर्वेद। देखिए, आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक थे, जिसमें चरक और सुश्रुत। चरक द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है चरक संहिता, जिसमें औषधि शास्त्र के बारे में बताया गया है, और सुश्रुत द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है सुश्रुत संहिता, जिसमें शल्य चिकित्सा के बारे में बताया गया है, कैसे ऑपरेशन किया जाता है, उन भारत में कब से ये चीज़ें प्रयोग की जाती थी। नेक्स्ट आते हैं हमारे यहाँ पे जितने भी अभी तक हमने प्राचीन इतिहास में लेसन पढ़े हैं, उन लेसनों से संबंधित, उन चैप्टर से संबंधित तिथियाँ यहाँ दी गई हैं। हमारा लेसन इसी के साथ कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।